जी और जी फिर साहिल साहब से भी इसका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम है जी, कौन साहब है, कहाँ से हमारे साथ इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब, रमज़ान का समा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी फरमाइए क्या बहुत कहना शुक्रिया। चाहते हैं। मेरा साहिल साहब से और मौलाना साहब से बड़ा सादा सा सवाल है कि शादी को आसान कैसे बनाया जा सकता है। आजकल जब इतने महंगे महंगे वेडिंग हॉल्स हैं और लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है शादियों पे, तो शादी को आसान कैसे बनाया जा सकता है, जबकि इसके लिए कोई मुहिम शुरू करनी पड़ेगी पाकिस्तानी माशरे में। और ख़ास तौर पे साहिल साहिल भाई इस बात का जवाब दें कि कैसे ये सोशल बैरियर, ये टैबू जो ब्रेक हो सकता है और इसके लिए किसको कदम उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका सवाल था आपका लाहौर से। साहिल साहब, आपने सवाल सुन लिया है? जी हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, फरमाइए। बेटा, कदम तो आदमी को उठाना पड़ेगा। मुआशरा असल में आदमी के कंधों पे खड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कदम की जब भी बात करेंगे आदमी के जिम्मे आएगी बात। तो लड़कों की बात है, इस वक्त आप मर्द हैं, आपके ऊपर जिम्मा लेना पड़ेगा। आप जब तक आप नहीं अपनी डिमांड लिस्ट ड्रॉप करते तब तक शादी सस्ती नहीं होगी। औरत को नहीं आप यहाँ पे आप कसूरवार ठहरा सकते। ये दो नंबर आदमियों ने ये दो नंबरी की हुई है कि जो एक शादी के करोड़ों रुपए लग गए और सब कवारे बैठे हुए, खुद भी बैठा हुआ है। ये वो लड़का है जो अपने बाप को, अपनी माँ को नहीं पता कर सकता कि आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें लगा के बैठ गए हैं। किन लोगों को खुश करते हैं अल्लाह के अलावा। ठीक है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान की नफ्सियात के बारे में कि क्यों कि ये लोग, अभी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं नफ्सियात बता रहा हूं कि ऐसे लोगों से डरते हो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। और इसके आगे क्या सीगा अल्लाह ने लगाया कि उससे भी ज्यादा डरते हैं। अल्लाह से भी डरने का हक है जितना कि ये इंसानों से डर जाते हैं अल्लाह। कि लोग ना कुछ कह दे हमें। ये है वो मर्द की कमजोरी। औरतों का मत कहाँ पे कसूरवार ठहराए। मुसलमान मर्द के कंधों में माशरा खड़ा होता है, याद रखिएगा। ये जो आपने जो मामला बताया ना, शादी को आसान कैसे करें, तो फिर आप उन मर्दों का वेट करें कि जिन्होंने बहुत ही महंगी कर देनी है, उसके बाद लड़की वाले मजबूरन फिर सस्ती शादियों के ऊपर उतरेंगे। तो फिर अगली 2-3 नस्लें तो लगाएं। इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ रहा है ये रेट। तो या फिर आप लीडरशिप में आए और आप खुद पहला फैसला करें। आप खुद भी तो सोचें, आप अपने अंदर झांके। आपकी डिमांड लिस्ट भी तो है ना, वो भी डिमांड लिस्ट हाई मेंटेनेंस है। हाई मेंटेनेंस में ऐसे काम तो नहीं होगा। अगर आपने वाकई में ये दोनों लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल कर दिए हैं जिसमें शादी और आसानी है, तो फिर ये दोनों काम मिलते हैं तभी जब एक आदमी की ताकत इस्तेमाल होती है इधर के। मर्द फैसला करेगा इधर, मुसलमान मर्द उसूलों के ऊपर किसी भी किस्म की, और डस्ट नहीं आने देता। ये डस्ट जो है ना, ये है हमारा मुआशरा। सो आप इस्लाम को, अगर इस्लाम की, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपको पता चले। निकाह अब्दुल रहमान बिन औफ, नबी इस्लाम को मदीने में गली में इनका आपस में मुलाकात हुई तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ओ अब्दुल रहमान, तेरी एक कुर्ते पे क्या लगा हुआ है, ऑरेंज कलर का दाग सा था। उन्होंने कहा, यार रसूलुल्लाह, कल निकाह कर लिया था, खाने की दावत थी तो उस पे ये खाना हजरत खाते हुए लगा। जाबिर थे सॉरी, या अब्दुल रहमान थे? अब्दुल रहमान बिन औफ से हिजरत के बाद। जाबिर बिन अब्दुल्लाह को तो नबी इस्लाम ने खुद निकाह के लिए ये अ, देखिएगा जरा इसको। देखूंगा मैं। अच्छा किया आपने, क्योंकि जाबिर और अब्दुल्ला के जो हो सकता है गलती हो सकती है दोनों साहबी में से। बहरहाल मकसद ये है कि अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, या जब जाबिर थे, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैंने निकाह कर ली। नबी इस्लाम ने शाफ फरमाया, तो फिर वलीमा जरूर कर लीजिए। वलीमा जरूर कर लीजिए, मतलब कि शादी निकाह जो है ना, उस पे नबी इस्लाम को मदीने में नहीं पता था कि जाबिर या अब्दुल्ला का निकाह हो गया, अब्दुल रहमान का। तो क्यों, क्या मकसद क्या है इस कहानी का, आपको जो सुनाया है ये पूरा वाकया, कि हमने जो निकाह को ये ढिंडोरा बनाया ना, वो वो खर्चे तो करवाएगा फिर। और वो ढिंडोरा होता तो चलो मैं मान लेता जी, लोगों को बताना जरूरी है, मगर लोगों को बताना जरूरी तक नहीं रखा हुआ हमने। लोगों को दिखाना जरूरी है के ऊपर कर दी। तो ये कौन दिखाता है? तो और जो मर्द इसके जेहन में आए ना कि नहीं ये औरतों ने बहुत कुछ किया है, वो मर्द अभी तक मर्दानगी को पहुंचा ही नहीं है, जो औरतों के ऊपर ब्लेम डालने वाला मर्द। सो ये डिसीजन बेटा आपको खुद लेना पड़ेगा। जिन्होंने सवाल किए, ये निकाह आपको खुद करने पड़ेंगे ऐसे जिसमें मिसालें कायम हों कि कोई खर्चा नहीं हुआ, और स्पेशली लड़की वालों पे तो खर्चा आने ही नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। ठीक आप है, क्या ये बहुत कहेंगे जरूरी सवाल है के कि जवाब? आपको पता हो। देखें, निकाह जो है ना, ये बुनियादी तौर पर बकाए नस्ल इंसानी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ये वो एक पाक दामनी वाला है कि जिससे आगे नस्ल इंसानी चलती है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। सबसे बढ़ के ये बात हमारे पेश नज़र होनी चाहिए
करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बढ़ के बरकत वाला निकाह वो होता है जिसके अंदर ख़र्चा कम हो। तो आज हमने तो खुद नुमाई के ऐसे ऐसे मामलात जनाब शुरू कर लिए हैं, यकीनन वही निकाह कामयाब होता है जिसके अंदर अखराजात कम किए जाएं। और मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि लड़की वालों के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं होना चाहिए। और यार एक बंदे ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, किस बंदे के ये उसकी हिम्मत देखो कि उसने अपने जिगर का टुकड़ा जो है वो तुम्हारे साथ चला दिया। इससे बढ़ के जो लोग फरमाइशें करते हैं, मुझे तो तुफ आती है उन बंदों के ऊपर कि जो जहेज़ की डिमांड कर रहे होते हैं, जो जेवरात की डिमांड कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए कि एक अपनी बेटी भी दे रहा है साथ, और साथ आपको जनाब वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे रहा है। ये तालीमात इस्लामिया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उसूल याद रखें हमारे नाज़रीन और सामीन, और जिस बंदे ने सवाल किया था कि जिस मुआशरे के अंदर निकाह जो है वो मुश्किल होता है वहाँ पर ज़िना आसान होता है। और हमें ये चाहिए कि निकाह को आसान करें। निकाह के अंदर क्या चीज़ें हैं? हक महर है, इसके अलावा जनाब वो वलीमा है। वलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करो चाहे वो एक बकरी ही क्यों ना हो। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने रखते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे तो यकीनन मुआशरे के अंदर जनाब हुस्न आएगा और मुआशरे के अंदर आसानी वाले मामलात होंगे। जब हम ये कहते हैं ना फलां बंदे ने निकाह किया था, हमने उससे बढ़ के निकाह करना है हमने। और साहिल भाई ये बात भी आपके गोशगुजार कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि निकाह का ऐलान करो, इसके अंदर भी हिकमत ये है कि जब ऐलान किया जाता है ना तो तब पता चल जाता है पूरे मुआशरे को कि ये लड़की और ये लड़का इनका आपस में निकाह हो चुका है। अब किसी जगह पर भी अलहदा नजर आए तो कोई इनके हवाले से जनाब कोई बदगुमानी का शिकार ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस वजह से वो सहाबी जो थे ना उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने निकाह किया था एक ऐसी खातून से कि जिसकी उम्र ज़्यादा थी, जिसको आम ज़ुबान में शरीयत की ज़ुबान में सैयबा कहते हैं। तो इस वजह से एक शर्माते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया और उनके जो किसी जगह पर कोई रंग लगा हुआ था, तो ये असल में रीज़न थी। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं ना तो हमें ये सबक मिलता है कि मुआशरे के अंदर हमें चाहिए ऐलान करें, कॉलर ले लें, सादगी के साथ करना चाहिए और यही सबक है। लेकिन ये कहते पाकिस्तान में आपको हर जगह पर ये सुनने को मिलता होगा, उलमा से भी जो मुकर्रर हजरात हैं उनसे भी जो तहरीर का काम करते हैं, उनसे जो तकरीर का काम करते हैं उनसे, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक बातें हैं। जब अमल की बात आती है उस सबके आंख और कान बंद हो जाते हैं। उस वक्त ये बिल्कुल कानों में रुई होती है और जुबान गुन बोलता नहीं है उसके ऊपर। ये कहने की बातें हैं, लेकिन यहाँ से ये पैगाम जरूर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं नीलम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मोहतरमा। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि एक सैयद कास्ट की लड़की जो है वो आउट ऑफ कास्ट शादी करना चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है और मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो इसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा बता दें। ठीक है। एक सैयदा हैं और वो चाहती हैं कि उनका निकाह किसी और ज़ात के अगर किसी लड़के से हो जाए। साहिल साहब, आपने सवाल सुना है जी? आपको आवाज आ रही? मैंने सुना है जी, मुझे पूरा नहीं सुन सका क्योंकि मुझे बताया कि वो लड़की लड़की किसी और से शादी करना चाहती है और अबू उसका कबीला सैयद हैं और वो किसी और सादात से। तो इसके लिए सवाल क्या है कि वो क्या सैयद घराने से बाहर शादी कर सकती है? एक लड़की का सवाल है कि वो किसी को पसंद करती है लेकिन वो जो खुद है लड़की वो सैयद है, तो क्या वो सैयद क्यों नहीं कर बाहर शादी कर सकती है? ये कोई इस्लाम का असूल तो नहीं है कि वो कहाँ गए। तो खैर इस पे तो कोई हद नहीं लगी हुई कि सैयद में ही शादी करें। मेरी अपनी प्रेफरेंस यही होती है कि हम अपने कफू में शादी करें। अल्लाह ताला ने कफू का कहा है, बस खातून को बता दें। ये माशरती लेवल के ऊपर इस्लाम वाहिद दीन है जिसने ये कंपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया, रिकग्नाइज किया कि अपने कफू में शादी करना अपने जैसों में। इसका ये मतलब होता है कि जी कुफ में का मतलब है कि आप अपने कंपार्टमेंट से बाहर जाएंगी या ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी तो फिर आपको वो वाली दिक्कत आएगी जो फिर बाद में फिर आप पछताएंगे कि या तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर या सोशियो मेंटल लेवल के ऊपर या किसी भी लेवल के ऊपर। ये देख लीजिएगा। साहिल साहब, जहेज की बात हो रही थी, मुफ्ती साहब ने जहेज का भी जिक्र किया,
तो इस हवाले से आप क्या अपना कमेंट देंगे? कि जहेज, मुझे बताएं क्या जहेज नहीं होना चाहिए, जहेज का होना जो चाहिए, क्या कल्चर है सवाल है? शादी पे, औरत खुद तो जाती है रुखसतों के, लेकिन साथ बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में जो जहेज जाता है, तो उसके हवाले से आप क्या बात करेंगे? ये जो एक नॉर्म देखिए डेवलप हुआ है दो, सोसाइटी में। देखिए मैं सिर्फ आदमी को, जहेज का जिम्मेदार आदमी, औरत नहीं है, याद रखिएगा। ये आदमी खुद स्टैंस ले कि उसकी बीवी के डिसीजन अगर उसके माँ बाप ले रहे हैं तो वो आदमी शादी के काबिल नहीं हुआ। वो बंदा अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि वो उसको नाउज बिल्ला, शादी तो दूर, बच्चे तो दूर, शादी नहीं होनी चाहिए उसकी। कि वो खुद डिमांड लिस्ट बना के बैठा हुआ है कि जी शायद मेरी बीवी जो है वो इतनी चीजें साथ लेके आए, तो ये क्या कर रहा है? वो क्या ये ब्लैकमेल कर रहा है ना वो, और क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो वाले ब्लैकमेल हो भी रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, इतना बड़ा इंडिकेटर होता है एक लड़के के तकवा के ना होने का, उसके कैरेक्टर के ना होने का, उसके बावजूद अभी लड़की दे रहे थे उसको। हाँ, बल्कि इस तरह तो बंदा चेक कर लेना चाहिए कि उससे ये वाला सवाल पूछें, उसकी राय में अगर हल्का सा भी खम आए तो उसको कहें भैया तू अभी किसी मुसलमान औरत के लिए तो तैयार नहीं हुआ, बच्चे तो दूर की बात है। ठीक ये है बहुत मुफ्ती साहब, जरूरी है जो कि आपको सैयदा पता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो हमें सबक मिलता है ना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह हज़रत ज़ैद से किया जो कि गुलाम है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सादात घराने की ख़वातीन हैं उनका निकाह दूसरों से किया जा सकता है, लेकिन असर हाजिर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब एक सैयदा किसी गैर सैयद से निकाह करे तो कम अज़ कम उसको कुफ़ का लिहाज करना, मेरे ख्याल से कुफ़ का लिहाज कर लेना उसके लिए बेहतर है। अब कुफ़ का मेयार क्या है कि कम अज़ कम जो लड़का है ना वो उसके या तो बराबर हो या इतना ज़्यादा नीचे ना हो कि उसके लिए आर हो। जो उलमा है उन्होंने जहाँ पर कुफ़ का तज़किरा किया है वहाँ पर उन्होंने लिखा कि कुफ़ का लिहाज करना मुस्तहब है। कुफ़ क्या होता है कि लड़का और लड़की दीनदारी के अंदर, उम्र के अंदर, हुस्न जमाल के अंदर, बाकी तमाम मामलात के अंदर कम अज़ कम उसके हम पल्ला होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर बिलफर्ज सैयदा निकाह करना चाहती है सैयद के साथ जो कि अल्लाह ना करे फासिक हो, तो उससे बेहतर है कि सैयदा का निकाह गैर सैयद से करें जो कि मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उनकी अजमत, उनकी शान, उनकी इफ़्फ़त और उनकी तमाम तर चीज़ों का ख्याल करने वाला हो। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि जो पाक दामनी का ख्याल करने वाला और मुत्तकी परहेजगार हो। तो बहरहाल हमें जो तसव्वुर मिलता है, ये कास्ट का तसव्वुर तो हमने खुद निकाल लिया ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की शान बहुत बुलंद है, बहुत आला है, उसका ख्याल रखना सही। मैं यहाँ पर यह मसला भी बयान कर दूँ कि सैयद अगर अल्लाह ना करे फासिक भी हो, गुनाहगार भी हो, तब भी अवाम के ऊपर उसका अदब और लिहाज करना ये लाजिम होना चाहिए। ठीक। अच्छा जी, यार जब बात कर रहे हैं हम तो फ़िज़ा साहिबा तशरीफ़ फरमाया, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनी है। ये बुनियादी तौर पर आप ये भी समझ सकती हैं कि हम कुरान की और इस्लामी तालीमात की जो तहकीक और तफ्तीश कर रही हैं कि रमज़ान मुबारक में कुछ केसेस कम होते हैं या तहकीक तफ्तीश चलती रहती है? नहीं, रमज़ान मुबारक में बल्कि शायद आप देखें कि ज़्यादा ये चीज़ इन्हेंस हो जाती है, क्राइम भी बढ़ जाता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। जैसे सब्जियों के और फलों के रेट बढ़ जाते हैं ना, इस तरह क्राइम का रेट भी हम यानी कि ज़्यादा जुल्म करने वालों को शैतान आज़ाद रहता है। बिल्कुल। तो क्योंकि देखें वो बात भी वही आ जाती है ना कि जब हम मुसलमान तो जिस लिहाज से हैं वो हम सबको ही पता है, तो जब सब्जियों के रेट और फलों के रेट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्राइम के रेट भी जो हैं वो कंट्रोल नहीं किस किस्म के क्राइम आपको ज़्यादा परसेंटेज में नजर आते हैं? स्ट्रीट क्राइम। और हमारा 30 दिनों का रमज़ान है वैसे देखा जाए तो। देखें बेसिकली बात को मैं उसी कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगी कि क्राइम का जो हमारा कनेक्शन जाके मिलता है वो दीन से दूरी है। बेसिकली दीन से दूरी, जब हम अपने मज़हब से दूर हैं, अच्छाई और बुराई की हमें पहचान नहीं होगी या हम अपने बच्चों की ब्रॉटअप नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरबियत नहीं दे पाएंगे, खैर और शर के बारे में बता नहीं पाएंगे, तो इसमें फिर हमारी जो नई नस्ल है, जनरेशन है, वो इसी तरह बेराह रवी का शिकार होती है। वो बेराह रवी फिर उनको अल्टीमेटली जो है वो जराइम की दुनिया में धकेलती है। तो जब भी आप जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो ये चीज़ें सारी कि हर चीज़ में हमारा जो है ये इस्लाम ये पूरा एक लाइफ का कोड है
ये पूरा एक ज़ाब्ता निज़ाम है, है, एक बिल्कुल सही ज़ाब्ता बात है, ये पूरा एक पैटर्न है कि जो आपको हर मुकम्मल तालीम मुकम्मल देता है, हर शोबे टॉपिक पे, ज़िंदगी के हर तमाम फील्ड पे, शोबों का अहाता बिल्कुल। करता है। जहाँ से भी आप दीन को छोड़ते हैं वहीं बेहरारवी का शिकार हो तो जाते हैं। मुझे ये बताइए CIA में आने का कैसे इरादा किया आपने? एंड नाउ यू आर फर्स्ट लेडी इंस्पेक्टर माशाल्लाह, जी। जो कि एक बहुत ही एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए तो। थैंक यू सो मच। डरते भी होंगे लोग। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। बेसिकली पुलिस में आना एक इटसेल्फ एक बड़ा एडवेंचरस था। आई तो मैं बाय चॉइस, मतलब आप कह सकते बाय चांस थी, बाय चॉइस नहीं, बाय चांस मेरी इसमें के वैकेंसीज चूँकि आई थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, और मैंने अप्लाई किया और माय लक के मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो गई। खैर सर्विंग करते करते डिपार्टमेंट में काफ़ी बाकी यूनिट्स में भी सर्व किया, जेंडर क्राइम सेल में भी सर्व किया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी पुलिस स्टेशंस में अपनी सर्विंग करती रही, एडिशनल SHOs के तौर पे भी। तो अभी तकरीबन ये कि फिर कुछ ऐसा मुझे ऐसे कुछ इनर आप कह सकते हैं कि फील हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। यस, तो उसमें भी मैंने अपने सीनियर से बात की कि मुझे CIA में जाना है, और CIA एक स्पेसिफिकली एक मेल डिपार्टमेंट है कि वो मखसूस है मर्दों के लिए। तो सीनियर्स ऑफिसर ने थोड़ा सा फील किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, आप अपनी मर्जी से जाना चाहती हैं? मैंने कहा जी मैं अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ। फीमेल्स का होना इस हाँ, डिपार्टमेंट। तो लेकिन मैं अपने सीनियर्स ऑफिसर्स की भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करके तो उन्होंने मुझे फिर CIA में मेरी पोस्टिंग की, और जब मैं CIA में गई तो CIA की फैमिली ने, CIA के स्टाफ ने मुझे बड़ा अच्छा वेलकम किया कि ऑल्दो कि वहाँ पे कोई मुझसे पहले खातून इंस्पेक्टर जो थी पोस्टेड नहीं हुई थी, उनके लिए भी ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था। मुझे हर जगह हर कदम पे सपोर्ट मिली, मुझे कॉपरेशन मिली, मुझे गाइडलाइन मिली, मुझे प्रॉपर गाइड किया कि आपने किस किस तरह से वर्किंग करनी है। तो ये फिर बिल्कुल एक कोलैबोरेशन के साथ और कॉपरेशन के CIA साथ। में कितने अरसे से हैं आप? मोर देन 1 ईयर। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे कहता है CIA तो जैसे कहते हैं ना क्रूशियल सी जॉब है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, चैलेंजेस भी होते हैं, खतरा बहुत ज़्यादा होता है। हीनियस क्राइम्स होते हैं, तो वो इतने मतलब सर्टेन डीप लेवल की जो केस स्टडीज आती होंगी रोज़ की रोज़, उसको आप कैसे डील करती हैं? बेसिकली जो CIA एज यू से कि ये हीनियस क्राइम को डील करता है CIA। इसमें हीनियस और क्रूशियल किस्म के जो क्राइम एंड क्रिमिनल और हैबिचुअल क्रिमिनल को है जो बड़े बड़े हैं, जो आदि मुजरिम है। हाँ जी बिल्कुल, उनको फिर CIA जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। तो मुझे, मैं बता रही हूँ कि चूँकि मुझे सपोर्ट बहुत मिला, उसमें मुझे गाइडलाइन बहुत मिली। कहाँ से? अपने डिपार्टमेंट से, अपने कॉलीग्स से, CIA की फैमिली से, घर से। ऑब्वियसली देखें, घर की सपोर्ट के बगैर कोई खातून कामयाब नहीं हो सकती। अगर कोई बाप अपनी बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस ना दे तो कोई बेटी जो है वो किसी शोबे में भी, किसी भी जगह पे, लाइफ में भी, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, एक आम जिंदगी भी क्यों ना गुजार रही हो, जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं है कोई खातून कामयाब नहीं हो सकती। तो बिल्कुल इसी तरह मुझे फादर का, भाई का, फिर अब हस्बैंड का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, तो फिर ये पॉसिबल होता है। क्योंकि पुलिस की जो एक फील्ड है, इसमें हम 9 to 5 हमारी जॉब नहीं है, ये 24/7 की जॉब है। इसमें हम बाउंड हैं 24/7 के, और किसी पॉइंट पे हम ये नहीं कर सकते कि जी अब हमारा जी खाता बंद और अब हम बैग उठाया और जा रहे हैं, नहीं। अगर कोई केस आएगा, कोई एप्लीकेशन आएगी, कोई वर्क करना होगा, तो वी हैव टू बाउंड, हमने करना है। वो संडे को भी करना है, और ईद पे भी करना है, वो शबरात पे भी करना है, वो 14 अगस्त को भी करना है। वो यानी आपकी जो जॉब है वो 24/7 वाली होगी। बिल्कुल 24/7 वाली जॉब है, और बिल्कुल ड्यूटीज परफॉर्म की हैं। ईद वाले दिन भी ड्यूटीज बहुत से मौक़ों पे परफॉर्म की हैं कि जब बाकी सब, जैसे आप या बाकी हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो पुलिस वाले हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के तो हम ईद की नमाज पढ़ा रहे होते हैं, हम सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे होते हैं, हम ट्रैफिक की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। बीइंग अ फीमेल to step up into such ये जो हमारे field is amazing, great। मजहबी त्यौहार हैं, क्या ये जो जराइम पेशा लोग हैं इन पर कोई असर पड़ता है इसका? मैं थोड़ी सी बात वही की है कि अब एक चीज़ में खलल आ गया, एक जगह पे खराबी पैदा हो गई, उसका फिर मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रहता, उसका किसी इवेंट से शायद ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इवन ईद
बिल्कुल, ईद के मौकों पे क्राइम शायद ज़्यादा बढ़ जाता है, क्राइम रेट, हमारी स्नैचिंग बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। जैसे कि वो हम स्पेशल फिर ड्यूटीज़ पुलिस की देखें ना, वो मार्केट्स में लगती हैं, या स्पेशल वो पेट्रोलिंग की ड्यूटीज़ लगती हैं, क्योंकि स्नैचिंग और ये ग्रैबिंग ज़्यादा बढ़ एक जाती है। चीज़ मैं ऐड करूंगी, मुझे बताएं, आप लोगों के पास तो वैसे भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो कभी ऐसा होता है कि वही क्रिमिनल रिपीटेडली क्राइम्स करें, या कोई नए क्रिमिनल्स आपको रोज के रोज? नहीं, मोस्टली यही है कि वही Face जो करने पड़ते हैं। रिपीटेड क्राइम जो है ना, वही क्रिमिनल जो है वो क्राइम कर और रहे वही हैं समटाइम। कुछ नए क्रिमिनल्स का भी बिल्कुल, मतलब उसमें इजाफा होता देखिए है। उनके भी ग्रुप्स हैं, उनके भी गैंग्स हैं क्रिमिनल्स के, और उनकी स्पेसिफिक अपनी ये गैंग स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं। कैसे बनते हैं गैंग? एक से एक कैसे बनते हैं? कोई आप कैसे इसको अहाता कैसे करते हैं? जैसे कुछ लोग मिलके कारोबार करते हैं, आप समझ लें कि मिल के लोग जराइम करते हैं, और इसी एज तरह क्या से हो गैंग सकती है? कोई टीनेजर भी हो सकता है। हाँ, उनके लिए तो ये Teenager बेसिकली उनका भी कारोबार है, और बेसिकली उनके भी जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, जी, तो जी। बेसिकली सोहबत का असर पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जब सोहबत जो जिसकी बहुत- बुराई की सोहबत वो तो होती है, तो फिर वो लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जुराइम को ऐसा Company बिजनेस makes the man करते हैं वो। perfect। इसमें दो ये तो चीज़ें वही बहुत वाली बात इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने बात की सोहबत की, दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि हमारे घरों में अब तरबियत नहीं हो रही, बच्चों की तरबियत का फुकदान है। हमने अपने बच्चों को, मतलब बीइंग सोसाइटी मेंबर मैं देखूं तो बिल्कुल वो छोड़ दिया है हमने, बिल्कुल वक्त के धारे पे गो विद फ्लो का वो मोटो लेके, तो उनको डांट डपट नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों के साथ, अच्छाई बुराई की। जब पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो बाहर जो मुआशरा फिर जिस तरह से मिलेगा, उनको जिन हाथों से लेगा, फिर वो आप सबके सामने है। कंपनी का भी हो जाता है ना कि अगर बच्चे गलत कंपनी में, Family एक दोस्त plus ऐसा मिल company। जाए तो वो फिर आपको या तो अच्छी बिल्कुल, जगह दोस्त लगाएगा भी या तो तो किसी आपको तरह खराब हुआ ना, ये भी तो तो वही बड़ा वाली बात मसला है कि घर की जो तरबियत है ना, जो माँ का काम है, जी, जी, वहाँ बिल्कुल। पे माँ और बाप जो हैं वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, वो एक दूसरे के अंदर नुक्स निकालने में ज्यादा अच्छा, ध्यान दे रहे हैं, जो हम इनकी थोड़ी देर पहले रिहैब का बात कोई कर रहे हैं। बिल्कुल, है बिल्कुल। पुलिस ने किया हुआ कि अगर जराइम आप मुजरिमों को पकड़ते हैं वो तो एक पहलू है, कैसे उनको वापस लाना? लोग आते भी हैं वापस या नहीं आते हैं? रिहैब देखें, यहाँ से तो पुलिस का काम है कि उन्हें जेल भेज देना, फिर जेल में डिफरेंट वो बने हैं रिहैब के लिए, वहाँ पे उनको सिखाया भी जाता है, डिफरेंट उन्हें हुनर सिखाए हुनर जाते दिखाना। हैं, उन्हें एजुकेशन भी दी जाती है, उन्हें अलाउ है, जो चेंज होना चाहे उसके लिए बहुत रास्ते एक कॉल हैं। ले